नमस्कार दोस्तों। चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एक अपडेट मैंने किया है। इस बार से मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। आप जानते हैं इसके पहले जो पैटर्न था इस सीरीज़ का वो ये था कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था, आपने क्वेश्चन देखा, मैंने विकल्प पढ़ के सुना दिए और मैंने आप पर छोड़ दिया कि आप सोचिए, उत्तर दीजिए, उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे। मैंने उसके फ़ायदे गिनाए थे आपको। लेकिन मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं ना जिनको यूपीएससी का पैटर्न उतना अच्छे से नहीं समझ में आता। उन्हें नहीं पता है कि कहाँ पर कौन सी ट्रिक लगेगी। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर कथन में साथ ही साथ बताते चलूँ कि कहाँ पर कौन सी ट्रिक काम आती है, यूपीएससी कहाँ पर घुमाती है। हालांकि थोड़ा थोड़ा हिंट मैं पहले भी दे रहा था, लेकिन अब सीधे सीधे मैं वो बात करूँगा और मैं खुद ही आंसर भी बताते चलूँगा। आप जानते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए हम पहले ही आपको नोट दे देते हैं। यानी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं नोट दी गई है। यूपीएससी की स्टैटिक वाली सारी नोट दी गई है, उसी में ये भी दी गई है, आगे भी नोट दी जाएगी, इसकी इंग्लिश में भी नोट दी गई है। तो वो तो आपके पास है, नहीं है तो मैं लास्ट में बता दूंगा। हालांकि कमेंट में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो वो वहाँ से आप रिवाइज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा एक एक करके हर चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्रश्न को समझा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि आपको ज़्यादा लाभ मिले। अब देखिए सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेबल कॉइन से संबंधित कथनों पर विचार करिए। ऐसे शब्दों पर नॉर्मली हम हाईलाइट करें, गोला करें एग्जामिनेशन हॉल में तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। कई बार हमने ये शब्द पढ़ लिया और आगे पढ़ने लगे तो भूल ही गए कि किसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आप हंस सकते हैं कि अरे सर ऐसे कैसे भूल जाता है आदमी, लेकिन होता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं कि किससे संबंधित क्वेश्चन था, और ख़ास तौर से तब जब कथन डबल मीनिंग वाले हों, किसी और टॉपिक से भी जुड़ते हों। तो स्टेबल कॉइन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और ख़ास बात यह है, ये भी ट्रिक है यूपीएससी का, ध्यान से समझिए कि अगर आपने की वर्ड, जो मेन वर्ड दिया गया है, उसे ध्यान से समझ लिया तो क्वेश्चन के विकल्पों को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसका नाम है स्टेबल कॉइन। अब यहाँ देखिए, टीथर स्टेबल कॉइन। अब स्टेबल कॉइन में एक नाम है टीथर, चीनी युआन द्वारा समर्थित है। ये एक कथन है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत वर्तमान में स्टेबल कॉइनों को मान्यता नहीं देता और उन्हें वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के रूप में मानता है। ये दो कथन है। यूपीएससी ने आपके सामने, मान लेते हैं, ये कथन रख दिया है। आप कैसे जानेंगे कि कहाँ पर ट्रिक हो सकती है? ये जो पहला कथन है इसमें लिखा है कि ये किसके द्वारा समर्थित है। चीनी युआन लिखा हुआ है। क्या यहाँ पर भारतीय रुपया हो सकता था? क्या यहाँ पर यूएस डॉलर हो सकता था? क्या यहाँ पर यूरो हो सकता था? किसके द्वारा समर्थित है? ये लाइन फ्लो में पढ़ के हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसी का जब आप ब्रेक करेंगे, अलग अलग हिस्सों में तोड़ेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ और हो सकता है। ट्रिक है। और ख़ास तौर से तब जब ये तथ्य आपको याद ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको देखना होता है कि यहाँ पर कोई और शब्द भी हो सकता था। तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है। बाकी वर्तमान में स्टेबल कॉइन को मान्यता नहीं देता है, ये एक तथ्य है जो आपको जानना चाहिए। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति भारत मानता है इसको, ये सही है। यहाँ पर गड़बड़ है, चीनी युआन द्वारा समर्थित नहीं है, यूएस डॉलर द्वारा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही प्रश्न बनाया जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेबल कॉइन क्या है, उसकी विशेषताएं बताइए। आपको आंसर मिल चुका है मेरे ख्याल से। ये गलत हो गया, ये सही है, आपका भी सही है। अब और भी प्रश्न इससे बन सकते हैं, उन्हें हम देखते हैं। ठीक है, एक काम अभी भी आप कर सकते हैं, आपके पास ये स्कोप है। मैं सारी बातें समझा रहा हूँ, उस दौरान वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ के अपना दिमाग लगा के अपना उत्तर सोच लीजिए। उसमें मैंने नहीं रोका है, लेकिन जो मैं छोड़ रहा था उससे अब साथ में लेके चल रहा हूँ। देखिए, अब जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अलावा, उन्हें हम यहाँ खोज लेते हैं। यह एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं हमारे यहाँ ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्लैक मनी को भी इन्वेस्ट करते हैं इसमें। तो क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर या सोने जैसी पारंपरिक परिसंपत्तियों से जुड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखना है। इसका क्या मतलब है, इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थिर मूल्य बनाए रखने का अर्थ क्या है। जो क्रिप्टो करेंसी है ना,
उसका मूल्य बहुत फ्लक्चुएट करता है। अभी 2-4 साल पहले जब ये चर्चा में आया था, अचानक से कई हज़ार गुना इसका भाव बढ़ गया था। परसेंटेज में देखेंगे तो लाखों करोड़ों गुना इसमें इंक्रीज़ हुआ। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, इससे संबंधित बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आई हैं, कुछ फेक क्रिप्टो करेंसीज भी आई हैं। उनका जो मूल्य है वो स्थिर नहीं होता। सोने का मूल्य लगभग स्थिर है, धीरे धीरे बढ़ेगा। डॉलर का मूल्य लगभग स्थिर है, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। लेकिन इनका कुछ नहीं कह सकते, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया स्टेबल कॉइन। डिजिटल कॉइन ये भी है, स्टेबल है, ये सोने या डॉलर से जुड़ा हुआ है, उसी के साथ ये घटेगा बढ़ेगा। मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, घटेगी तो ये घटेगा। तो स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए किया गया। क्रिप्टो करेंसी की जो दिक्कत है उसको थोड़ा सा रिस्क को कम करेगा। इस परिभाषा में डिजिटल मुद्राएं, जमा राशियाँ, टोकन युक्त या जमा राशि सहित और प्रतिभूतियाँ शामिल नहीं है। बात समझ में आ रही है? स्टेबल कॉइन की जो परिभाषा दी गई यहाँ पर, उसमें जो डिजिटल राष्ट्रीय मुद्रा, हमारे यहाँ डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है, आपको पता है, बहुत सारे बैंकों ने अपना भी लिया है। जो जमा राशियाँ होती हैं, चाहे टोकन वाली हैं, चाहे प्रतिभूतियाँ हैं, परंतु ये सब इसमें शामिल नहीं है। इनको बाहर रखा कि पूछा जा सकता है कि स्टेबल कॉइन में किसे किसे शामिल किया जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत अच्छा तथ्य है। स्टेबल कॉइन दैनिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो बिटकॉइन जैसी अस्थिर क्रिप्टो करेंसी के विपरीत मूल्य स्थिरता प्रदान करते हैं। ये हमने समझ लिया। अब यहाँ देखिए, जो टीथर है, स्टेबल कॉइन आप समझ लीजिए कि एक कैटेगरी है, उसी के अंदर जो है अलग अलग नाम से करेंसीज जारी हो सकती हैं। तो उसमें से एक जारी हुआ जिसका नाम है टीथर। ये यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर कॉइन जैसे लोकप्रिय स्थिर सिक्के अमेरिकी डॉलर द्वारा समर्थित हैं, चीन युआन द्वारा नहीं। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, ये कथन दिया गया था जो कि बिल्कुल सही है। वर्तमान में स्टेबल कॉइन को भारत ने मान्यता नहीं दी है। सभी क्रिप्टो करेंसी को आयकर अधिनियम 1961 द्वारा धारा 247A के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA, आगे ये शब्द आएगा, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है। अगर आप इस भ्रम में हैं कि हम एक प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप यूपीएससी को फिर नहीं समझते। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन उस टॉपिक से संबंधित अनेकों प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो हम सिर्फ व्याख्या नहीं पढ़ रहे हैं, हम उन सारे संभावित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो इससे पूछे जा सकते हैं। वरना एक ही टॉपिक पे हम 20 प्रश्न बना दें, आप बोर हो जाएंगे। तो समझिए कि ये पूछा जा सकता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होती है, पूछा जा सकता है। इन्हें भारत ने स्टेबल कॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को इसी कैटेगरी में रखा है कि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है एक तरह की। ठीक है, तो ये बात सही है। अब कुछ और बातें देख लीजिए। 2023 में दुरुपयोग को रोकने के लिए, निगरानी बढ़ाने के लिए VDA को, वर्चुअल डिजिटल करेंसी को, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन होते हैं, ये सीधे सीधे यूपीएससी डालती है कथनों में, और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से है और कठिन लगता है। आप जानते हैं टॉप 300 की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप जब सबूत देखेंगे अभी एग्ज़ाम के बाद, 2026 वाले के बाद, यहाँ से मैं रिपीट भी करूँगा कि भले मैंने टॉप 300 में टॉपिक कवर किया, यहाँ से भी दिखाऊँगा कि देखिए जो टॉप 5 में हमने कवर किया था, 500 में, वहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। और सीधी सी मेरा तो एक टैग लाइन है भाई, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स आराम से निकालिए, एंजॉय करिए। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, लेकिन ईमानदारी से, ये नहीं खिलवाड़ नहीं करना है कि चलो वीडियो देख लिया। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर आती रहती हैं, ये कोई ऐसी वैसी सीरीज़ नहीं है। और जो प्रश्न लिए जा रहे हैं बहुत सोच समझ के, पूरी जिम्मेदारी से लिए जाते हैं, और पिछले 30-32 सालों का एनालिसिस करके लिए गए हैं, इसलिए गंभीरता से लीजिए इनको। उपराष्ट्रपति के बारे में पता है, अभी अभी चुनाव हुआ है, आपको क्या लगता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा? डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि सीधा सीधा उपराष्ट्रपति का नाम लेके आए, लेकिन आएगा ज़रूर। निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन आना है, आएगा ज़रूर, ध्यान से समझिए। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। पूछा गया है, पहले कथन में मतलब कहा गया है कि उन्हें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। अगर आपने PYQ देखा होगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि यह कथन राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, क्योंकि उस राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, और पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं भाई। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, और कहा गया है कि इसमें निर्वाचित
और मनोनीत दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित जो चुन के गए हैं और जो मनोनीत हैं राष्ट्रपति द्वारा, इनसे मिलकर एक निर्वाचन मंडल बना गया, उसे चुना गया, उसने वोट दिया है। तो अगर आप जानते हैं, पढ़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि बात सही है, ये कथन सही है। अब जब आप इसको सही मानते हैं तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगर दोनों सही हुआ तो ये कैंसिल हो गया, ठीक, क्योंकि एक सही है तो एक जहाँ जहाँ होगा वही कथन सही होगा। इन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है। बहुत ही स्लिपरी कथन है। स्लिपरी मतलब फिसलन वाला। यहाँ से आप बहुत आसानी से फिसल सकते हैं और पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ते समय इतने आसान लगते हैं, खासतौर से अगर आपने टेस्ट दिया होगा, कि मज़ा आ जाता है। जैसे ही आंसर मिलाते हैं लगता है ये क्या था यार, ये कैसे गलत हो गया, ये कथन गलत है, कैसे गलत है। नॉर्मली हम जानते हैं हाँ भाई प्रभावी बहुमत से हटा दिया जाता है, इसमें क्या है। लिखा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की प्रभावी बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था अभी कि बाद में हम भूल ही जाते हैं कि राष्ट्रपति की बात हो रही है कि उपराष्ट्रपति की, फिर मामला गड़बड़ा जाता है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है, ये कथन गलत है। कैसे गलत है अभी मैं आपको समझा देता। वैसे तो मेन बात है कि राज्यसभा से ही प्रभावी बहुमत होता है, लोकसभा से साधारण बहुमत। अभी उसको समझते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो या तो ये सही हो सकता था ये, लेकिन दूसरा गलत हो गया, और ये पहले से गलत था, ये हो नहीं सकता था, और इसमें दूसरा गलत है तो ये भी गलत है। आपका मिल गया ए। तो कथन पढ़ने के साथ एलिमिनेशन को भी साथ साथ आप करते चलेंगे, आपका रास्ता आसान होता जाएगा। चलिए तथ्यों को देखते हैं, क्योंकि और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में एक एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान का अनुच्छेद 63 ये प्रावधान करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में। यह पद अमेरिकी राष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। उपराष्ट्रपति के पूछा जाता है कि हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति का पद है वो किस मॉडल से प्रेरित है? अमेरिका से। उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों, ठीक है, दोनों सदन के सांसदों, जिसमें निर्वाचित भी हैं मनोनीत भी हैं, इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि राज्य के विधायक इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब ये ज़बरदस्ती क्यों याद दिलाया जा रहा है? इसलिए क्योंकि जब आप राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कुछ अंतर समझ में आएगा कि इसमें विधायक शामिल होते हैं। और एक अंतर ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मनोनीत हैं उपराष्ट्रपति वाले में, राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। यही तो बारीकियाँ हैं जिन्हें आपको समझना है, पकड़ना है, तभी मज़ा आता है। ये बात अनुच्छेद 66 में कही गई है। अब 64 के अनुसार, आर्टिकल 64 के अनुसार राज्यसभा, परिषद राज्य, अब जो भी इसको कहिए, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ये काम करता है। यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गया है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति भी है, ठीक है। परंतु अगर किसी मामले में वोटिंग हो रही है तो तभी मतदान करता है जब मतों में बराबर विभाजन हो। इसका क्या मतलब? राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आया है, वोटिंग चल रही है, तो ये मत नहीं दे सकते पहले ही कि हम इस पार्टी से हैं तो हम वोट दे देते हैं। ऐसा नहीं होगा। जब बराबरी का मामला आ गया 50-50, तब इनसे कहा जाएगा कि आप जो वोट देंगे वो माना जाएगा 51%। तब ये एक्स्ट्रा तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है, तब ये मतदान कर सकते हैं। 65 में कहा गया है, 65 में एक मैं फैक्ट बुक लिख रहा हूँ जिसका नाम होगा मास्टर फैक्ट बुक सीरीज़। उसमें मैंने एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ सोची है कि हर विषय में ना, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, मैं तो आपका काम आसान कर रहा हूँ। हर विषय में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें आपको याद करना ही होता है, लेकिन जब थियरी वाली किताबें पढ़ते हैं हर जगह मिक्स करके दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये तथ्य है, उसमें बहुत सारी कहानी मिक्स है। तो चैप्टर वाइज मैंने पॉलिटी में लगभग 70 टॉपिक्स देखे हैं, 70 तथ्य वाले टॉपिक्स जिन्हें रटना ही चाहिए, उनको छांट के अलग से फैक्ट बुक बना दूंगा, आपको उससे बहुत लाभ होगा। खैर जब वो आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल 65 में क्या कहा गया है कि मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया
तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के लिए भी काम करेंगे, उपराष्ट्रपति वाला पद छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति चुने जाने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है और 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना है राष्ट्रपति का। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान पूर्ण शक्तियों और अधिकारों के साथ उनका कार्यभार संभालता है या संभालती हैं, यानी कि पूरी तरह से राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो अधिकार इनको मिल जाते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक टॉपिक था जिस पे कुछ कथनों को लेकर हमने प्रश्न बनाए, लेकिन ये जो तथ्य हैं यहाँ से भी तो प्रश्न बनते हैं, ये भी ध्यान देखिए। उन्हें राज्यसभा में एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, इस पर कथन था ना। प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि ये प्रस्ताव राज्यसभा में ही आएगा, भी नहीं में ही आएगा। लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ये विशेष अधिकार है राज्यसभा का, ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में एक प्रस्ताव आएगा जिसे प्रभावी बहुमत, यानी कि कुल सक्रिय सदस्य संख्या का 50% से अधिक, यानी कि जो पद खाली हैं उनको हटा दीजिए। मान लेते हैं कि 100 पद नॉर्मली हैं, ऐसे मान लीजिए सीधा सीधा, 100 में से 20 पद खाली हैं तो बच गए 80। ठीक है, अब इस 80 के आधार पे 50% से अधिक, यानी कि 50% कितना हुआ 40, यानी कि 41 होना चाहिए। 41 लोग अगर कह देते हैं कि इसको हटाओ तो हटा दिया जाएगा, लेकिन उसे फिर लोकसभा में भेजा जाएगा और साधारण बहुमत से लोकसभा द्वारा अनुमोदन किया जाना जरूरी है, प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि हाँ 51% हो गया तो हट गए, उसका एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, तो उसका पालन किया जाता है। लोकसभा में साधारण बहुमत से, कथन में क्या कहा गया था कि दोनों में प्रभावी बहुमत होना चाहिए, ये नहीं। ऐसे प्रस्ताव को पेश करने से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि सर हम आपको हटाने वाले हैं 14 दिन पहले, ठीक। और उसमें बाकायदा उद्देश्य बताया जाना चाहिए, नहीं कि हमारा मन कर रहा है, उद्देश्य रीज़न बताना होगा कि क्यों हम आपको आपके पद से हटाने वाले हैं। 14 दिन पहले इसलिए क्योंकि उनको सफाई देनी हो, अपना स्पष्टीकरण देना हो तो वो दे सकें, अचानक से नहीं किसी को हटा दें, लोकतंत्र है। खैर, अचानक से लोग इस्तीफा तो ज़रूर दे देते हैं, अगर आप राजनीति में थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं। अभी चुनाव हुआ है तो रीज़न यही था, उसके राजनीतिक कारण है, उधर नहीं जाते। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फैक्चुअल भी है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC, इसके बारे में पूछा गया कौन सा सही है। 3 कथन है। कह रहा है कि कोडेक्स नामक स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों पर विश्व व्यापार संगठन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कोडेक्स मानक, शायद मैंने कुछ और पढ़ दिया था, नामक पढ़ दिया। जो कोडेक्स का जो मानक होता है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, कहा जा रहा है कि जो विश्व व्यापार संगठन है WTO है, उसके फ्रेमवर्क के तहत ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये पहला कथन। भारत ने ताजे खजूर के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकारी समिति की सह-अध्यक्षता की थी और कोडेक्स एलिमेंटेरियस में प्रसंस्कृत, अप्रसंस्कृत, प्रसंस्करण मतलब वो प्रोसेस्ड फूड की बात हो रही है, और कच्चे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। 3 कथन है, आपको बताना है कौन सही है। अब कथनों को देख के सीधा सीधा समझ में आ जाए कि भाई ये है तो तथ्य याद रखने पड़ेंगे। और तथ्य आंकड़ों में अंतर होता है, मैंने आपको पहले बताया था। जैसे मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत है, ये आंकड़ा है और अपने आप में तथ्य भी है। लेकिन इस तरह की बात कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये आंकड़े से ज़्यादा तथ्य है। बहुत सारे लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आता और इसीलिए UPSC के क्वेश्चन को समझते हैं कि अरे जो पहले के जो बताते हैं कि सब फैक्चुअल आता है, क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल आता है। कंसेप्चुअल जैसी कोई चीज़ नहीं होती बिना तथ्य के। कुछ प्रश्न 10-15 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिर्फ समझ काम आती है, लेकिन आजकल UPSC लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ रही है जिसमें आपको समझ भी चाहिए और तथ्यों की जानकारी भी चाहिए, आंकड़े भी चाहिए, सब ध्यान रखना है। तो अब यहाँ देखिए इसमें दिक्कत कहाँ है, पहली लाइन में दिक्कत है। UPSC बार बार ऐसे कथन पूछ रही है और आपको पता नहीं है, अगर आपने सीख लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बतिया भूल क्यों जाती है। कि अक्सर कथनों में ये दिया जाता है कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है या कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, हम इसको इग्नोर करते हैं
और हर बार जब भी ये कथन पूछ लिया गया, चाहे किसी भी टॉपिक में, नॉर्मली वो गलत होता है। सामान्य तौर पर ये बात गलत होती है। यूपीएससी ने कह दिया कि ये अनिवार्य है, ये होना ही चाहिए, ऐसा कहीं नहीं होता। इस तरह की बातें अगर हैं तो ज़्यादातर वो गलत होती हैं, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर। खैर, ये तो आप जानते तो भी सही कर सकते थे, नहीं जानते हैं तो गेस कर सकते हैं, तो ये गलत है। बाकी दो सही हैं, मैंने पढ़ लिया है, मैं जानता हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ऐसे ऐसे कथन बनाएगा, आप ट्रिक कैसे लगाएंगे बताइए? कैसे इस तरह के विकल्पों में आप ट्रिक कैसे लगाएंगे? ये सबसे खतरनाक पैटर्न है जो पिछले 3 सालों से चल रहा है। 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 23 में चरम पे था, 24 में थोड़ा कम हुआ, 25 में भी आया, 22 में इंट्रोड्यूस हुआ था, हाँ शायद 6 क्वेश्चन आए थे, 24-25 इसमें हमने देखा, अब 26 में भी आएंगे। जब पहला कथन गलत हो गया तो आप इसमें कोई ट्रिक लगा सकते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं कि इसमें ट्रिक काम ही नहीं करती, उन्हें यूपीएससी का अंदाज़ा नहीं है, वो डरपोक लोग हैं या दिमाग लगाना नहीं चाहते। जब पहला कथन गलत है, ठीक, तो क्या सभी 3 सही हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? 2 ही बचे ना। पहला कथन गलत हो गया तो क्या सभी 3 सही हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और अगर इनमें से कोई एक भी आप जानते हैं, क्योंकि ये साधारण बातें, जैसे कोडेक्स एलिमेंटरीज के बारे में पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि भाई ये दुनिया भर में जो व्यापार के लिए खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए मानक निर्धारित करता है। उसमें प्रसंस्कृत भी है और अर्ध प्रसंस्कृत भी है, कच्चे खाद्य पदार्थ भी है, सब सब्जी वगैरह भी है, साग सब्जी भी, उसके लिए भी पैटर्न निर्धारित किए जाते हैं, मतलब मानक निर्धारित किए जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इसको आप नहीं जानते कि अध्यक्षता हुई थी कि नहीं भारत के द्वारा, और ये आपने पढ़ा है, कॉमन सेंस लगाया है, और आप पहले से जानते हैं कि ये गलत है, तो ये होगा नहीं तीनों, और एक सही हो गया। जब एक सही हो गया तो क्या ऐसा संभव है कि कोई सही नहीं है? आप तो जान गए ना कि एक सही हो गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सही नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। आपने बहुत आराम से, इत्मीनान से 50% को हटा दिया। अब आप इसी में खेलेंगे। संभावना है कि आप ए पे ट्रिक लगा दें, संभावना है कि बी पे ट्रिक लगा दें, फिर भी आप ज़्यादा अच्छे स्थिति में हैं। ऐसे गेस करने से और छोड़ के भागने से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। और अगर आपने, मान लेते हैं कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है इसको और तुक्का लगाया भी, तो 50% संभावना है कि आप सही होंगे, 50% संभावना है कि आप गलत होंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है और इस स्थिति में किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल इसका दूसरा सही है, 2 कथन सही हैं, बाकी बातें यहाँ पर है, मैं आपको समझा देता हूँ। कोडेक्स मानक गैर बाध्यकारी है, मतलब स्वैच्छिक है, कोई चाहे तो इसे माने चाहे ना माने। ये व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अंतर्गत संदर्भ मापदंड के रूप में काम करता है। मतलब इसको बेस बना के कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। भारत ने ताज़ा फलों और सब्जियों पर कोडेक्स समिति के 23वें सत्र के प्रस्ताव के आधार पर ताज़ा खजूर के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आगे बढ़ाने के लिए समिति की अध्यक्षता की थी। तो ये सही बात है। भारत ताज़ी हल्दी और ब्रोकली के लिए वैश्विक मानक विकसित करने के लिए आगामी कोडेक्स पहलों की भी एक सह अध्यक्षता करेगा। तो ये एक सामान्य सी बात है। बाकी ये कथन मैंने आपको कई बार बताया कि हाँ, ये कॉमन सी बात है, ये सब इसमें शामिल होता है। अब एक कथन पूछा है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट है, हर साल एक इसमें आ जाएगा कि बित्रा कदमत कल्पेनी द्वीप, मान लीजिए कि यहाँ पर द्वीप शब्द न लिखा हो और पूछ दे कि ये क्या है। क्वेश्चन पेपर उठाइए यूपीएससी का और देखिए इतिहास, आपको समझ में आएगा कि हर साल 2, 3, 4 प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं। कुछ इतिहास के हैं, कुछ इन्वायरमेंट के हैं, कुछ साइंस के हैं, कुछ करंट अफेयर के हैं। ये तो द्वीप दे के सीमित कर दिया ना, लेकिन ये ऐसे नाम दे दें तो नहीं समझ में आएगा कि ये कीड़े मकोड़ों का नाम है कि कोई नया वायरस है कि कोई नया ऐप है कि क्या है, नई प्रजाति खोज की गई है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। खैर, द्वीप हमने जोड़ दिया है और उसी हिसाब से कथन बनाया है, तो गेस करिए। आपके लिए एक सीमा रेखा बना दी गई है, आसानी हो जाएगी। ये द्वीप कहाँ पर हैं, किसका हिस्सा है? अंडमान निकोबार के, लक्षद्वीप के, पुडुचेरी, मन्नार की खाड़ी, कहाँ पे हैं? सोच लिए। लक्षद्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं और उन्हीं में ये भी शामिल है। उनके बारे में पढ़ लीजिए, बहुत चर्चा में था, ये पूछा जाएगा। देखिए, अब इसमें तथ्य देखते हैं।
लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, 36 द्वीपों से मिलकर बना है, क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ये तथ्य पूछे जाते हैं, ये पीसीएस वगैरह में भी कई बार पूछे गए। यह केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें 12 प्रवाल द्वीप हैं, 5 जलमग्न तट हैं और 10 बसे हुए द्वीप हैं। मतलब 36 में से सब पे नहीं बसे हैं लोग, 10 हैं बसे हुए द्वीप। करवत्ती, अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्वेश्चन बना है, अगत्ती, अमीनी, कदमत, किल्टन, चेटलाट, बित्रा, एंड्रोट, कल्पेनी, मिनिकाय। ये आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब इसमें देखिए बित्रा सबसे छोटा द्वीप है। 2011 में जनगणना हुई थी, पता चला कि यहाँ पर 61 लोग रहते हैं। 61 लोग, तो अगर आप कहीं कमरा लेकर रह रहे हैं तो आप 2-3 घर जोड़ दीजिए वहीं पे हो जाएंगे। खैर ये कोई चुनाव आयोग का आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, 2-3 घर में नहीं होगा आपको थोड़ा सा कहने का मतलब आपके मोहल्ले में उतने लोग होंगे, उससे ज़्यादा लोग होंगे। अच्छा, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये बेसिक चीज़ें हैं, मछली पालन करते हैं, नारियल की खेती करते हैं, उसकी नारियल से जूट बनाते हैं। पर्यटन यहाँ का एक उभरता हुआ उद्योग है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब ये देखिए जनजातियों पर तो खूब प्रश्न आते हैं और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और बाकी पीसीएस परीक्षाओं में जनजातियों पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, मिलान करने के लिए या फिर सीधे सीधे। यूपीएससी चालाक है, वो डायरेक्ट नहीं पूछती कहाँ पाई जाती है, आप और बताइए, थोड़ा और बताइए। तो हट्टी जनजाति के बारे में आप थोड़ा और बताइए। कथन है कि यह हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर रहने वाला एक आदिवासी समुदाय है। और दूसरी बात कि बहुपति प्रथा, जिसे स्थानीय रूप से जोड़ीदारा कहा जाता है, का पालन पारंपरिक रूप से यहाँ पर किया जाता है। ये 2 कथन दिए गए हट्टी जनजाति के बारे में। सीधा सीधा एक आप कहिए कि कंसेप्ट से ज़्यादा तथ्य वाला क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है। जब भी आपको मेरी बात पर डाउट है तो आपको 2 काम करना चाहिए। एक तो पहले सबूत वाली वीडियो देख लीजिए, 4 साल से सबूत दिखा रहे हैं, कट ऑफ से ज़्यादा। इतनी हिम्मत लोगों की नहीं होती। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई पैटर्न की समझ है। और वहाँ से सुकून नहीं मिल रहा है तो पीवाईक्यू देखिए, वहाँ समझ में आएगा कि यार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि हट्टी के बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। वैसे मैंने आंसर नहीं बताया, दोनों चीज़ें सही हैं। देखिए, एक घनिष्ठ जनजातीय समुदाय है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के आसपास निवास करती है। 2 प्रमुख समुदाय में है, ट्रांसगिरी इनका एक समुदाय है और जौनसार, इसके बारे में जौनसार जनजाति के बारे में आपने सुना होगा, उत्तराखंड में पूछा जाता है। बहुपति प्रथा जो है यहाँ पर प्रचलित है, मतलब अगर 2-3 भाई हैं तो एक औरत से वो शादी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। भारत के कानून के अनुसार बहुपति प्रथा अवैध है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के राजस्व कानून ने हट्टी जनजाति की जोड़ीदारा परंपरा को मान्यता दी है और उन्हें पारंपरिक जनजाति कानून के अंतर्गत यह प्रथा जारी रखने की अनुमति दी है। इस क्लैश को लेकर क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत सारे लोगों का दिमाग घूम जाएगा और कहेंगे कि नहीं, इस मामले में तो मतलब केंद्र सरकार का ही कानून लागू होगा। एक कथन आधा यूपीएससी ने बता दिया कि ये अवैध है और उसी में कह दिया कि इस जनजाति के लोगों को ये जो परंपरा है इस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य का कानून, पारंपरिक कानून अभी भी मान्यता देता है और ये प्रथा चल रही है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने जानी। प्रश्न देखे, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पर मैसेज करिए और यूपीएससी वाली नोट तुरंत ले लीजिए। टॉप 300 की स्टैटिक सारी नोट दे दी गई है। अब आपके ऊपर है कि जितना जल्दी आप रिवाइज कर लें उतना ही आपके लिए प्रीलिम्स निकालना आसान हो जाएगा। मेंस की नोट भी आपको दी जा रही है, अपडेट करके दी जाएगी। टॉप 500 हमने नया जोड़ा था, पहले उसमें शामिल ही नहीं था, हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। एक काम और कर सकते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। नॉर्मली मैं कहता नहीं, लेकिन कर सकते हैं, अच्छी बात, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है जी। आगे मिलते हैं, नमस्कार।